Assalamu alaikum. I hope that you all are doing fine. Today the topic which we are going to discuss is state legislature. You know that the topic which we currently study is the legislature, and in this chapter we discuss it many beautiful concepts. There are a few more concepts which we need to discuss. And today, one of those concepts is state legislature. State legislature और अगर पार्लियामेंट की बात करेंगे, इन दोनों में उतनी डिफरेंस नहीं है. ये अक्सर इनके फंक्शंस, पावर्स, जो रूल है वो सेम ही है. डिफरेंस खाली यही है कि जो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पर कर लेता वही काम स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पर कर लेता है. ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ डिफरेंसेस है जो हम अभी देखेंगे. जैसे पार्लियामेंट जैसे मैंने पढ़ाया पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट occupies a central position in the national politics or in the politics of the country. Similarly, the state legislature occupies a central position in the state politics. It occupies the central position in state politics. State politics. कौन स्टेट लेजिस्लेचर क्या ऑक्यूपाई करता है? सेंट्रल पोजीशन इन द स्टेट पॉलिटिक्स. जिस तरह से मैंने बोला था कि जब मैंने हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया कि किस तरह से हॉरिजॉन्टली पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किस तरह से गवर्नमेंट को डिवाइड किया गया है इनटू द वेरियस ब्रांचेस, इनटू 3 branches, more accurate to say into 3 branches. Similarly, at the state level, the government is also divided into 3 branches. One is judiciary, another is legislative, and third one is executive. The legislative branch, the legislative organ of the state government is referred as state legislature. Simply we can say the legislative organ. State legislature is the legislative organ of the state government. If it is visible, I'm going to write here legislative organ of the स्टेट गवर्नमेंट. ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है स्टेट गवर्नमेंट के. स्टेट में जो लॉज बनानी होती है वो ये स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाता है. सो इट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द स्टेट पॉलिटिक्स एंड ऑब्वियसली पार्लियामेंट की तरह इसको भी डिटेलली डील किया गया है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में in chapter or we can say part 6th from article 168 to 212. In these articles you will see most of the phenomena related to the state organization, like organization of the state legislature, like powers of the state legislature, like privileges of the state legislature and its members, its committees and functions of the state legislature, its members, salary, everything related to the state legislature is dealt within the articles from 168 and 212 contained in the chapter 6 of our constitution. As I told you, जो हमारा पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है. That consists of 2 houses, upper house and lower house, राज्यसभा and लोकसभा. उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर भी बाइकैमरल हो सकता है या यूनिकैमरल हो सकता है. अगर बाइकैमरल होगा पार्लियामेंट की तरह 2 हाउसेस होंगे, अगर यूनिकैमरल होगा तो एक ही हाउस होगा, तो फिर एक ही हाउस होगा. जो स्टेट लेजिस्लेचर है ये यूनिकैमरल भी हो सकता है, कैमरल भी हो सकता है और बाइकैमरल भी हो सकता है. क्या हो सकता है? बाइकैमरल भी हो सकता है और यूनिकैमरल भी हो सकता है.
जो हमारे स्टेट्स है, इन इंडिया वी हैव 28 स्टेट्स, 22 स्टेट्स में यूनिकैमरल है, एंड इन 6 स्टेट्स क्या है, एंड ओनली इन 6 स्टेट्स दैट इज बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। 6 स्टेट्स में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। वेस्ट बंगाल पूरा जोर लगा के है कि जो ममता बनर्जी है उसने भी जो डिमांड करी है वो शी वांट्स टू हैव द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन हर स्टेट। तो अगर वैसा होता है तो फिर कुछ टाइम के बाद मींस आफ्टर 2 to 3 months probably we will have the 7 states in India having the bicameral legislature। तो जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स है 22 स्टेट्स, उनमें क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। और जो 6 स्टेट्स है जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। द नेम्स ऑफ दोज स्टेट्स क्या क्या है, एक है आंध्र प्रदेश के साथ में ही जो हमसाया स्टेट है तेलंगाना, जो इसी का पार्ट था 2014 में जिसको अलग किया गया। तेलंगाना एक स्टेट है जिसमें बाइकैमरल है। तेलंगाना का हमसाया देखोगे उधर ही साथ में कर्नाटका, ऊपर फिर से साथ में इसी तेलंगाना के साथ में महाराष्ट्र के साथ थोड़ा दूर यूपी, और यूपी के बगल में बिहार। ये 6 स्टेट्स है, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, एपी, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार, जिनमें क्या है, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर है। और द रेस्ट स्टेट्स है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। अब जो ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर होगा, इसमें 2 हाउसेस होंगे। जो स्टेट्स हैं जिनमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, इनके दो चैम्बर्स हैं। वन इज legislative council, another is legislative assembly। और जैसे मैंने पार्लियामेंट में पढ़ा आपको, जो हाउसेस हैं उनके बहुत सारे नेम्स है, उसी तरह यहाँ पर भी वही नेम्स ऑफ यहाँ पर भी मिलेंगे। जैसे उधर जैसे स्टेट ऑफ काउंसिल, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे क्या था, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जैसे उसके नेम्स थे। एक नाम क्या था, अपर हाउस, यहाँ पर भी उसका अपर हाउस नाम है। दूसरा क्या था, हाउस ऑफ एल्डर्स, यहाँ पर भी उसका हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, हाउस ऑफ एल्डर्स। और वहाँ पर उसको सेकंड चैम्बर, और यहाँ पर भी इसको सेकंड चैम्बर कहती है। जिस तरह से लोकसभा में आपने अलग अलग नाम देखे, वही नाम यहाँ पर भी है। वहाँ पर आपने काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम, वहाँ पे जो हिंदू नाम था, हिंदू टर्म थी, दैट वाज द राज्यसभा। और यहाँ पर आपको विधान परिषद मिलेगा। और लोकसभा में, जैसे लोकसभा का दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था लोअर हाउस। इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली का नाम भी लोअर हाउस है। और जो तीसरा नाम था लोकसभा का, दैट वाज द पॉपुलर हाउस। यहाँ पर भी आप पॉपुलर हाउस कह सकते हो, हाउस ऑफ पीपल। और इसी तरह से इसको भी वहाँ पे उसको फर्स्ट चैम्बर कहते हैं, यहाँ पर भी इसको फर्स्ट चैम्बर कहते हैं। और सेकंड उसको लोकसभा कहते हैं, उसको विधानसभा कहेंगे। इस तरह से ये सेम नेम्स है जो लोकसभा में है, और यहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलेंगे, और वहाँ पर राज्यसभा में, और यहाँ पर आपको किस में मिलेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स, सेकंड चैम्बर एंड विधान परिषद। और इसी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली के आपको लोअर हाउस मिलेगा, एंड नेक्स्ट इज पॉपुलर हाउस, फर्स्ट चैम्बर एंड विधानसभा। ये कुछ नेम्स है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं। अब जो ये यूनिफॉर्मिटी आपको क्यों नहीं मिल रही है हमारे स्टेट्स में, क्यों कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा स्टेट्स ऐसे हैं, 22 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास यूनिकैमरल क्या है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। अगर हमारी पॉलिटी सेम है, हर स्टेट के लिए रूल सेम है, कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है,
कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, फेडरल स्ट्रक्चर एक ही है। तो ऐसा क्या है, क्या रीजंस है जिनकी वजह से कुछ स्टेट्स जो है, कुछ स्टेट्स जो है जिन्होंने बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर अडॉप्ट किया, और कुछ स्टेट्स जो है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो है जिन्होंने क्या यूनिकैमरल लेजिस्लेचर अडॉप्ट किया। एक्चुअली दिस लेजिस्लेचर जो रीजन जो है वो ये है कि दिस लेजिस्लेचर मीन्स legislative council, the legislative council in a state, in a particular state depends upon the mercy of the legislative assembly of that state। जो legislative assembly उस स्टेट की होगी, उसी की मर्सी पे, उसी के रहम व करम पे ये legislative council का जो फेट है, जो legislative council की लाइफ है, डिपेंड रहती है। इसीलिए कि हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मूड सेम नहीं होता, और हर स्टेट में नीड्स भी सेम नहीं होते, नीड्स अलग होते हैं, कंडीशंस अलग होते हैं। इसीलिए हर स्टेट अपने कंडीशंस, अपने नीड्स, अपने फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देख के ही लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो फेट है उसको डिटरमाइन कर लेती है, उसको डिसाइड कर लेती है। इसलिए कुछ स्टेट्स ने प्रेफर किया कि हमें बाइकैमरल लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर होना चाहिए, मींस लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए स्टेट में। और जो 22 स्टेट्स है उन्होंने प्रेफर किया यूनिकैमरल, मींस ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं यहाँ पे शायद भूल ही गया बोलना कि जो यूनिकैमरल होगा उसमें खाली लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता। अब जो क्रिएशन किस पे डिपेंड करती है, क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ legislative council depends upon the legislative assembly, depends upon the legislative assembly। ये legislative assembly ही डिटरमाइन करती है कि हमें legislative council चाहिए या नहीं चाहिए, क्या कर चाहिए या नहीं चाहिए। और ये क्या करता है, अगर इनको अब लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, अगर इनको लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए तो एक रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर इनको चाहिए कि नहीं हमें क्या चाहिए, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो ये एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। क्या करेंगे, रेजोल्यूशन करेंगे पास, और रेजोल्यूशन किससे, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करनी है। और जब इस रेजोल्यूशन को पास किया जाता है, इट इज देन एड्रेस्ड टू द पार्लियामेंट को एड्रेस किया जाता है। मींस थ्रू दिस रेजोल्यूशन पार्लियामेंट इज रिक्वेस्टेड टू क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जब रेजोल्यूशन पास किया जाता है, फिर रेजोल्यूशन पास करने के बाद पार्लियामेंट डिसाइड कर लेता है। दैट मींस पार्लियामेंट फिर क्रिएट कर लेता है। डिसाइड तो इनको करना है, डिसाइड किनको करना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो इसी को डिसाइड करना है। यही डिसाइड करेगी कि हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा या नहीं होगा। अगर इनको लगता है कि नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल की नीड है, ये रेजोल्यूशन पास करते हैं इन दैट रिगार्ड, और फिर पार्लियामेंट उसी रेजोल्यूशन की बेसिस पे उसको क्या कर लेता है, इनैक्ट कर लेता है, मीन्स क्रिएट कर लेता है। पार्लियामेंट then creates the state legislature, then creates the legislative council, then creates the legislative council of a state। पार्लियामेंट फिर पार्लियामेंट फिर क्रिएट कर लेता है, ये रेजोल्यूशन पास करके फिर पार्लियामेंट उसी रेजोल्यूशन के बेसिस पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर क्या करना होगा, अगर ये चाहते हैं कि नहीं स्टेट लेजिस्लेशन जो है इसको क्या करना है, इसको अबॉलिश करना है, हमें स्टेट लेजिस्लेचर नहीं चाहिए, वी डू नॉट नीड स्टेट लेजिस्लेचर एनीमोर, तो ये इसी तरह से क्या कर लेंगे, इसी तरह से रेजोल्यूशन पास करेंगे। और उसी रेजोल्यूशन के बेसिस पर पार्लियामेंट क्या कर लेगा, उसी रेजोल्यूशन के बेसिस पर पार्लियामेंट इस स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या करेगा, अबॉलिश करेगा। उसी रेजोल्यूशन के बेसिस पर क्या करेगा, अबॉलिश करेगा। इस टाइम भी जो स्पेशल मेजॉरिटी ये रहनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी रहनी चाहिए। वो फिर क्या पार्लियामेंट क्या कर लेगा, पार्लियामेंट इसको अबॉलिश करेगा। दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, एक तो जो रेजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा, और सेकंड चीज है दैट इज जो ये रेजोल्यूशन है दिस इज नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। और थर्ड वन इज दैट दिस अगर ये पार्लियामेंट क्रिएट कर लेता है, अबॉलिश कर लेता है, तो पार्लियामेंट को लॉ बनानी होगा, पार्लियामेंट को लॉ डेफिनेटली बनाना होगा अबाउट दिस। क्या अगर ये क्रिएट कर रहा था तो क्रिएशन के रिलेटेड लॉ बनाना होगा, अबॉलिश करना तो उसके अबाउट एक्ट को बनाना होगा और लॉ बनानी होगी। लेकिन इस लॉ को एज एन अमेंडमेंट, इस लॉ को अमेंडमेंट
कंसिडर नहीं किया जाता। That means this act of the parliament, the law framed by the parliament for the creation of the state legislative council or for the abolition of the legislative council will not be deemed as an act as an amendment to the constitution. You have to remember here that it is only a type of ordinary law. It's like an ordinary law. It is passed by a simple majority. One thing that means जो law simple majority, यहाँ पे special majority नहीं चाहिए, यहाँ पे simple majority चाहिए parliament की, and it will not be any amendment. It will not be an amendment to the constitution. As you know that the constitution is amended under the article 368. So this type of law will not be deemed as an amendment under this article. It will simply be an ordinary law. इसी ordinary law के थ्रू ही इस legislative council को इधर abolish किया जाता है या क्या किया जाता है या इसको create किया जाता है। जैसे मैं आपको एक example दे रहा हूँ, क्या अगर आपने केस स्टडी पढ़ाई होगा, जैसे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, एपी आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश ने 1956 में आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने रेजोल्यूशन पास किया, एंड in that resolution they demanded their request to the party to the parliament for the creation of the legislative council, and similarly and in the same year the parliament enacted the Andhra Pradesh Legislative Council Act, creation of Legislative Council Act 1956, and created the Legislative Council in the state of Andhra Pradesh. And this act means this law or this act was not the amendment to the constitution, and this act was passed by the simple majority, but the resolution that was passed in the Andhra Pradesh Legislative Assembly was passed by the special majority. And what happened? This legislative council lasted till 1985. In 1985, the Legislative Assembly of the Andhra Pradesh passes one more resolution and requests the Parliament for the abolition of the council. Same council which the Parliament had created in 1956. And in the same year, the Parliament enacts the Act, Andhra Pradesh Legislative Council Abolition Act, and abolishes the same means abolish the Legislative Council of the Andhra Pradesh. And in year 2007, the Andhra Pradesh Legislative Assembly again passed a resolution, requests the Parliament to create the Legislative Council again in the state of Andhra Pradesh, and Parliament in the same year does the same thing, means creates the Legislative Council in the state of Andhra Pradesh. And this is the procedure, and this is the way how the Legislative Council can be created in a particular state, how it can be abolished in the particular state. So you will see here that it is the Legislative Assembly in every state, not only in case of Andhra Pradesh, but in every state you will see the Legislative Assembly will decide the fate, or will decide whether the state needs a Legislative Council or not. What is the criteria behind when Legislative Assembly feels that it needs a Legislative Council in the state? The reason is actually it was a debatable issue in the Constituent Assembly. एक debate इस पे हुआ था, क्यों चाहिए, बहुत सारों ने बोला कि नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारों ने बोला कि चाहिए। फाइनली उन्होंने क्या बोला कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली पे ही छोड़ते हैं, क्या उनको चाहिए या ना चाहिए वही डिसाइड कर लेंगे। और वो कब डिसाइड कर लेंगे? फाइनली जब वर्कलोड ज़्यादा होगा, जब वर्कलोड उन्हें लगेगा कि स्टेट में वर्कलोड ज़्यादा है तो इसलिए हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। और सेकंड, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टेट की अच्छी है, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टेट की क्या है, अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्टेट की अच्छी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इट बिकम्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द स्टेट एक्सचेक्यूर और स्टेट ट्रेजरी बिकॉज इनको तो पे तो करना ही है। जब इनको पे करना है तो ट्रेजरी पे असर पड़ने ही वाला है, क्योंकि पैसे जो देनी है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, पैसे देने पड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको चिकन खाना होता है, कबाब खाना होता है। अगर कश्मीर की बात करेंगे, कुर्सियां तोड़नी होती है उनको फिर मैनेज करना होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है। जो गेस्ट होंगे उनको सर्व करना है, तो इसलिए तो ओब्वियसली वो स्टेट पर ही बर्डन पड़ जाता है। अगर स्टेट में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी है तो फिर वो चीज़ें
माने नहीं रखती। तो इसीलिए अगर वर्कलोड ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल अच्छा है, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड कर लेगी कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए। अब जब लेजिस्लेटिव काउंसिल है या लेजिस्लेटिव असेंबली है, अब क्या प्रोसीजर है, किस तरह से इसको बनाएंगे, कौन लोग रहेंगे इसमें, कब तक रहेंगे, क्या किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से फिर से उनको रिएलेक्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर है उस चीज़ के लिए, किस तरह से वो हाउस वैकेट करेंगे, वो चीज़ें हम अब देख लेंगे। पहले यहाँ पे हम कंपोजिशन की बात करेंगे। अगर हम पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के मैंने अभी नाम्स बोले, क्या क्या नाम है। हाँ, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप भी कीजिएगा। फर्स्ट चैम्बर नाम है, और पॉपुलर हाउस नाम है, और विधान सभा नाम है, और लोअर हाउस नाम है। लोअर हाउस, ये कुछ नेम्स है जिनसे लेजिस्लेटिव असेंबली को जाना जाता है। फर्स्ट इसकी कंपोजिशन देखेंगे। कंपोजिशन किस चीज़ की बनी होती है ये, इसमें कौन लोग बैठते हैं, क्या कोई भी जा सकता है, कोई फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है सेक्रेटरीट के साथ में ही है, हाईकोर्ट की इस साइड, हाईकोर्ट के अगर हम फिर साइड लेंगे हाईकोर्ट के राइट साइड में है, तो क्या जो भी बाहर से आएगा क्या उसको अंदर घसीट के लेंगे, नहीं आप लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठो, नहीं, वैसा प्रोसीजर नहीं है। ओनली द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ओनली कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होती है वही लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, उन्हीं को लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठा जाता है। और जो इलेक्टेड you know these elected representatives are directly elected, they are directly elected and they are directly elected by the citizens are simply we can say voters are electors of the state। जो स्टेट के वोटर्स होंगे, इलेक्टर्स होंगे, जो वोटर्स होंगे, जो इलेक्टर्स होंगे, वही इनको इलेक्ट कर लेंगे, एंड दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड, वही इनको इलेक्ट करेंगे, और इनके इलेक्शन के बाद इनको इलेक्ट करने के बाद ही वो इस हाउस में चले जाएंगे। दैट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब इस स्ट्रेंथ क्या है, नेक्स्ट हम देखेंगे कितने लोग इसमें जाएंगे, किस स्टेट में कितने लोग जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारी जो यूटी है कितने लोग जाएंगे। पहले हम जानते थे वहां पे कुछ 88 के अराउंड और कुछ नॉमिनेटेड भी होते थे। 88 के अराउंड अगर हम देखेंगे जो इलेक्टेड वहां पे 87 जो इलेक्टेड होते थे तो वो चले जाते थे। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं रही, अब कितने जाएंगे, या किसी और स्टेट को हम कंसिडर करेंगे उसमें कितने लोगों को इलेक्ट किया जा सकता है, कितने लोग असेंबली में जा सकते हैं। तो यू नो दैट कि जो हमारे स्टेट्स है इनकी पॉपुलेशन डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूपी का साइज भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द, अगर हम सिक्किम की बात करेंगे, तेलंगाना की बात करेंगे, क्या जितने लोग यूपी में हम इलेक्ट करेंगे या जितने लोग यूपी में इलेक्ट किए जाते हैं टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूपी, क्या उतने ही लोग सिक्किम में भी किए जाएंगे, क्या उतने ही लोग तेलंगाना में भी किए जाएंगे, क्या उतने ही लोग गोवा में भी किए जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स इनकी स्ट्रेंथ करके रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फिक्स स्ट्रेंथ करके 60 पीपल मिनिमम स्ट्रेंथ होगी हर किसी स्टेट की। क्या होगी, हर किसी स्टेट की जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो 60 है। देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो, अभी देखेंगे। वो जो मैक्सिमम क्या बोला उन्होंने, 500 कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करके रखी है। क्योंकि आपने देखा कि जब स्टेट्स का साइज अलग है, पॉपुलेशन साइज डिफरेंट है स्टेट्स की, इसलिए जिस स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है, साइज ज्यादा, ऑब्वियसली उसमें ज्यादा लोग इलेक्ट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में। जिस स्टेट का साइज छोटा है, लोग भी कम है, तो उसमें ऑब्वियसली कम लोगों को ही इलेक्ट किया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक फिक्स
कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई फिक्स नंबर नहीं रखा है। उसने ये नहीं बोला कि खाली 100 लोग हर स्टेट से या 200 लोग हर स्टेट से या 50 लोग हर स्टेट से। उन्होंने खाली मिनिमम स्ट्रेंथ 60 फिक्स की है और मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 फिक्स की है। इन दोनों के बीच मीन्स अब फ्रॉम 60 to up to 500 between these two numbers or in this range the states have to elect representatives to the legislative assemblies। हाँ, वहाँ पे exceptions है, जैसे कि जो exceptions है, आपको exceptions में क्या क्या मिलेगा, आपको गोवा मिलेगा, आपको सिक्किम मिलेगा, आपको साथ साथ में एपी मिलेगा। इनके लिए जो मिनिमम स्ट्रेंथ है दैट इज 30। साथ साथ में आपको मिजोरम मिलेगा, मिजोरम के लिए 40 है और नागालैंड के लिए 46 है। नागालैंड के लिए 46 मिनिमम है। ये मिनिमम की बात मैं कर रहा हूँ, मैक्सिमम तो 500 ही है। ये मिनिमम की बात कर रहा हूँ। नागालैंड में मिनिमम क्या है, 560 है, 546 है। और गोवा, सिक्किम एंड आंध्र प्रदेश, इनमें क्या है, मिनिमम 30 है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की थी कि 60, लेकिन इनके लिए छूट रखी गई, इनके लिए 30 और मिजोरम के लिए 40 और नागालैंड के लिए 46 क्या रखी है, मिनिमम स्ट्रेंथ रखी है। चलो स्ट्रेंथ तो उन्होंने रखी, अब स्टेट्स को डिसाइड करना है कि किस तरह से स्टेट्स को क्या असेंबली में सीट्स मिलेंगे, किस तरह से स्टेट्स को असेंबली में सीट्स मिलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि डिफरेंट स्टेट्स को किस तरह से सीट्स मिलती थी, कहां पर लोकसभा में और लोकसभा में। हाँ, तो उसके लिए पूरी कंट्री को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता था, जिनको हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। फिर उन्हीं बेसिस पे उनको सीट्स मिलती थी। यहाँ पर भी वही सेम है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वी सिंपली कैन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। स्टेट को असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और फिर उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट्स असाइन की जाती है। उसमें जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है, उनको सीट्स इस असेंबली में, इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट्स असाइन किए जाते हैं। और इतने ही सीट्स असेंबली में रखे, इनको स्टेट्स को इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है जितने सीट्स होती है कहाँ पर, लेजिस्लेटिव असेंबली में। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल एक स्टेट की बात करेंगे, किसी सपोज स्टेट की बात करेंगे, स्टेट लेट विल बी बिहार, सपोज मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें कितने हैं 40 स्टेट्स 40 सीट्स है बिहार असेंबली में, तो इस स्टेट को कितने 40 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स, ये सब सेम ही थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलो वो भी सेम ही है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलो वो भी सेम ही, और इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट बोलो वो भी सेम ही है। इसको डिवाइड किया जाएगा 40 टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट्स में। और हर एक को सीट्स किस तरह से मिलेंगे, हर एक को सीट्स एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है, उसी के बेसिस पे सीट्स प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी पॉपुलेशन, अगर मैं सपोज करूं इसकी पॉपुलेशन, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन, अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल TI सपोज रखता हूं, TI मीन्स टेरिटरी, कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरी TI, अगर इसकी पॉपुलेशन Z है और इसको सीट्स कितनी दी जाएंगी 3, और इस Z को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, इसका रेशो सपोज क्या मिल जाता है I, इसका रेशो सपोज हम A लेते हैं, इसका रेशो A मिलते हैं, A को थोड़ा इसका रेशो I लिखते हैं, स्मॉल I, इसका रेशो T1 मैंने लिया था, T1 और इसका रेशो क्या है I। इसी तरह से हर एक स्टेट को सीट्स एलोकेट की जाएंगे, जो जिनका रेशो सेम होगा। फॉर अगर T2 है, T3 है, सपोज एट अप टू TN मीन्स अप टू T40, चाहे वो T1 से लेके T40 तक, T40 की बात है इनकी, T40 को भी इसी तरह से सीट्स मिलेंगे। अगर इसकी पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन इसकी अगर हम सपोज करेंगे Y, इसको इतने ही सीट्स मिल जाएंगे ताकि रेशियो क्या आना चाहिए I।
हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, उसकी पॉपुलेशन सीट्स से डिवाइड की जाएंगे, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या रेशियो सेम ही आना चाहिए। ऑन दैट बेसिस की सीट्स को क्या किया जाता है, सीट्स को एलोकेट किया जाता है। इस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी, एक रेशनलिटी अडॉप्ट की जाती है। और एक बार जब इसको असाइन किया गया, इन सीट्स को असाइन किया गया, इसको फिर एडजस्ट किया जाता है आफ्टर एवरी सेंसस। और वो कौन कर लेता है, वो पार्लियामेंट कर लेता है। क्या सीट्स को एलोकेट करना है, क्या सीट्स को इंक्रीज करना है, नहीं करना है, किस तरह से फिर से रीअरेंज करना है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज द सीट्स आर एलोकेटेड, सीट्स आर एलोकेटेड इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जब सीट्स एलोकेट किए गए, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, किसी किसी असेंबली को, किसी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या सीट्स एलोकेट किया, अब उसमें किस तरह से उन सीट्स को फिलअप किया जाएगा, किस तरह से उन सीट्स में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाएगा। दैट इज सिंपली वी कैन से द मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है इन सीट्स को फिलअप करने के लिए? दैट इज द सेम विच वी सॉ इन केस ऑफ द लोकसभा, दैट इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको प्लूरलिटी सिस्टम कहा जाता है, सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम कहा जाता है, और सिंपली उसको जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं वो उसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं। जब थ्योरी पढ़ेंगे उस टाइम डिस्कस कर लेंगे लॉटरी सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो मैनर ऑफ इलेक्शन क्या है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है वही जीत लेता है। और इसके बाद सबको इलेक्ट भी नहीं किया जाता। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, सबको इलेक्ट नहीं किया जाता है। देयर इज रिजर्वेशन आल्सो, और रिजर्वेशन किसको प्रोवाइड की जाती है, एससीज एंड एसटीज को, एससीज एंड एसटीज। हाँ, रिजर्वेशन इज फॉर देयर एससीज एंड एसटीज। वट ये रिजर्वेशन का मतलब क्या है वो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया रिप्रेजेंटेशन में, किस तरह से रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है और ये रिजर्वेशन क्यों रखी जाती है। दिस इज टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ पोलिटिकल इश्यूज आर रिलेटेड to the SCs and STs, or simply we can say that is to provide the adequate representation to these minority groups in the legislative organs of the state or in the legislative institutions of the state। और रिजर्वेशन में क्या होता है, इनमें खाली SCs को जो सीट्स मिली होती है, जो STs के लिए सीट्स रिजर्व की जाती है, खाली यही लोग मीन्स इन्हीं के मेंबर्स, इन्हीं कैटेगरीज के मेंबर्स ही ये इलेक्शंस लड़ जाते हैं। दैट मीन्स अगर कोई रिजर्व्ड सीट रखी गई है SCs के लिए, खाली उसमें खाली SC का मेंबर ही इलेक्शन लड़ सकता है, SC के बगैर कोई मेंबर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी तरह से जो ST के लिए सीट रिजर्व्ड है उसमें खाली एक ST का मेंबर ही इलेक्शन लड़ सकता है, उसके अलावा कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन इनके लिए छूट है, ये लोग जनरल सीट लड़ सकते हैं, ये लोग क्या कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन फॉर ए जनरल सीट, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता, कोई जनरल मेंबर इनकी सीट कंटेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक नॉमिनेशन का सिलसिला भी था। नॉमिनेशन, हाँ, गवर्नर को पावर दिया गया था कि वो एक मेंबर को फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नॉमिनेट कर सकता था लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेकिन के जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 उसने उस चीज को अबॉलिश किया। 2019 उसने उस चीज को अबॉलिश किया, और एट द सेम टाइम जो ये रिजर्वेशन थी ये 2020 में खत्म हो रही थी। किसके साथ, पार्लियामेंट में। जब हमने देखा कि लोकसभा में जो रिजर्वेशन मिलती थी 2000, मैंने उस टाइम भी बोला कि 2020 में वो खत्म हो रही थी, लेकिन इस एक्ट ने उसको फिर से एक्सटेंड किया अप टू 2030। तो सिमिलरली जो रिजर्वेशन है किनके SCs STs की इन द लेजिस्लेटिव असेंबली वो भी बढ़ाई गई है अप टू 2030 तक। दैट मीन्स फॉर 10 years through this amendment act। Originally this reservation was provided for 10 years, but after every 10 years of the period of 10 years it was continuously extended for 10 years, 10 साल के लिए, एंड अभी भी इसको 10 साल के बाद असेस करने के बाद ही एक्सटेंड किया जाता है। और इसी अमेंडमेंट में जो नॉमिनेशन का सिलसिला था, चाहे वो लोकसभा में था, वहां पर 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, और यहाँ पे एक ही को उसको डिसकंटिन्यू किया गया। दैट मीन्स देयर इज नो प्रोविजन ऑफ नॉमिनेशन इन केस ऑफ लोकसभा नाउ। तो अब ये लोग चले गए, कहाँ चले गए, लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब क्या प्रोसीजर आगे,
अब क्या प्रोसीजर है आगे, अब इनके लिए जो प्रोसीजर है दैट इज oath or affirmation, oath or affirmation। अब ये लोग हाउस में चले गए, लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए, इनको तो इलेक्ट किया गया। सपोज अगर किसी को नॉमिनेशन नहीं किया जाता, अब इलेक्ट किया गया, चाहे वो रिजर्व्ड सीट से है चाहे वो नॉन रिजर्व्ड सीट से है, मीन जनरल सीट से है, तो उसको हाउस में अपनी सीट होल्ड करने से पहले, अपनी सीट ऑक्यूपाई करने से पहले एक ओथ सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? ओथ सब्सक्राइब करना होगा। और वो किसके सामने करना होगा? गवर्नर के सामने या एनी पर्सन, एनी पर्सन, किसी के सामने, एनी पर्सन। खुश नहीं हो ना कि मैं भी ओथ कंडक्ट कर सकता हूं या आप भी ओथ किसी का कंडक्ट कर सकते हो, नहीं। एनी पर्सन मीन्स एनी पर्सन सो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, सो अपॉइंटेड बाय गवर्नर, जिसको गवर्नर इस पर्पस के लिए अपॉइंट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जा सकता है, वो क्लेम कर सकता नहीं मैं उसका ओथ कंडक्ट कर लूंगा, या दूसरे को बोलेगा आप उसका ओथ कंडक्ट करो, इसका मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको गवर्नर अपॉइंट करता है वही इस ओथ को एडमिनिस्टर कर सकता है। अगर वो ओथ सब्सक्राइब नहीं करता, अपॉइंट होने के बाद, इलेक्ट होने के बाद उसने ओथ सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या हो सकता है? वही चीजें हो सकती है जो मैंने आपको पार्लियामेंट में पढ़ाई, कि वो ही कैन नॉट वोट इन द असेंबली, he cannot participate in the proceedings of the assembly. If he still does so, that means without taking the oath, if he still does so, तो उसको क्या हो जाएगा? 500 फाइन किए जा सकते हैं for every day he or she sits in the house or votes in the house। हर डे के लिए उसको क्या 500 फाइन भी हो सकता है। और सेकंड, हाँ, और जो इम्यूनिटीज है, प्रिविलेज हाउस की होती है, वो भी उसको अवेलेबल नहीं रहती। ओथ के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है जो इसके लिए हमें चाहिए, मेंबर के लिए चाहिए, दैट्स द क्वालिफिकेशन, दैट इज क्वालिफिकेशन, ओथ भी, और दैट इज क्वालिफिकेशन। अब किसी मेंबर को ऐसा भी नहीं है कि हर जो भी मिलेगा बस उसको इलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, उसके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहले उसका एज ए मेंबर चूज करने के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद जब वो मेंबर बनता है उसके बाद भी पहले उसको क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उसके बाद भी उस क्वालिफिकेशंस को स्टैंड करना है, उन क्वालिफिकेशंस को स्टैंड करने हैं। जो क्वालिफिकेशन उसको मेंबर बनने के लिए चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? फर्स्ट, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप होनी चाहिए। किसकी? इंडिया की सिटीजनशिप होनी चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, किस में जाना है? लेजिस्लेटिव असेंबली में जाना है, तो इसलिए ही और शी मस्ट बी मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज। इसकी एज क्या होनी चाहिए? 25 ईयर्स से ज्यादा एज आनी चाहिए। और उसको और एक ओथ सब्सक्राइब करना है, he or she must make and subscribe an oath, make and subscribe an oath। किसके सामने? इस टाइम गवर्नर के सामने नहीं, इलेक्शन कमीशन के सामने, या एनी पर्सन जिसको इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के लिए अपॉइंट किया होगा, इसके अलावा ये जो क्वालिफिकेशन है, दीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा पार्लियामेंट ने कुछ और क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं, विच आर कंटेन्ड इन द पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट। पार्लियामेंट ने किसने? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में कुछ क्वालिफिकेशंस प्रोवाइड किया। फॉर एग्जांपल, जिसको स्टेट लेजिस्लेचर में जाना होगा, he or she must be an elector for any assembly constituency in the state। elector वो क्या होना चाहिए? elector for any territorial constituency, or we can say assembly constituency in the state। वो स्टेट में क्या होना चाहिए? वो स्टेट में इलेक्टर होना चाहिए। और सेकंड, अगर उसको रिजर्व्ड सीट लड़नी है तो उस रिजर्व्ड कम्युनिटी से होना चाहिए, बिलोंगिंग टू रिजर्व्ड कम्युनिटी। किसे होना चाहिए? रिजर्व्ड कम्युनिटी से होना चाहिए।
हाँ, अगर उसको रिजर्व्ड सीट लड़नी है तो ये क्वालिफिकेशन खाली उसी चीज़ के लिए चाहिए। बाकी अगर उसको जनरल सीट लड़नी है तो इस क्वालिफिकेशन के बगैर ये सब क्वालिफिकेशन उसमें होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको क्या लड़नी है, रिजर्वेशन, जो रिजर्व्ड सीट अगर उसको लड़नी है तो ये सब क्वालिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। अगर ये सब क्वालिफिकेशंस नहीं है, अगर ये सब क्वालिफिकेशंस नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और जब उसने इलेक्शन लड़ा, और जब उसने इलेक्शन लड़ा, अब इलेक्शन लड़ने के बाद कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस भी है, जो इलेक्शन लड़ने के बाद भी अप्लाई होती है और इलेक्शन से पहले भी अप्लाई होती है। दैट मीन्स कि बिफोर चूजिंग एज ए मेंबर वो डिस्क्वालिफिकेशंस अप्लाई हो जाती है। इवन आफ्टर ही और शी हैज बीन चूजन एज ए मेंबर, अगर उसको मेंबर चूज किया गया होगा उसके बाद भी वो डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई की जाती है। और वो डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, प्लीज सी हियर। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या है, वो डिस्क्वालिफिकेशंस जो है दैट इज फर्स्टली must not hold office of profit, must not hold office of profit under any government, अंडर एनी गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट अगर होगी उसको किसी भी गवर्नमेंट के अंडर उसको कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। इसमें खाली जो एक्सेप्शन में रखे जाते हैं दैट इज ऑफिस ऑफ मिनिस्टर एंड एनी अदर ऑफिस दैट हैज बीन केप्ट अंडर द एक्सेप्शंस बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ, उस ऑफिस को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने एक्सेप्शन में रखा होगा या मिनिस्टर का ऑफिस होगा, उसके बगैर कोई भी ऑफिस वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता। सेकंड, शुड नॉट बी अनसाउंड माइंड। हाँ, वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मीन्स इल माइंडेड नहीं होना चाहिए। इल माइंड अगर उसके पास है तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी डिसाइड कर लेगी कि नहीं जो कैंडिडेट है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, या कोई ग्रुप या कोई भी मेंबर या कोई भी कॉमन सिटीजन ये डिमांड कर लेगा कि किसी बंदे को उसको रिमूव कर लो हाउस से बिकॉज ही इज हैविंग द अनसाउंड माइंड। नो, ऐसा नहीं है। इफ दिस इज द केस इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, it must be approved by the or it must be declared by the court। अगर कोर्ट ने ऐसा डिक्लेयर किया है कि नहीं, जो बंदा अगर कोई मेंबर है वो अनसाउंड माइंड है तो ना ही उसको इलेक्शन के लिए मेंबर के लिए चूज किया जा सकता है, और अगर वो इलेक्शन मेंबर बन भी गया है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और सेकंड इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर वो डेट में चला गया है और उस डेट में को वो पे नहीं कर पा रहा है, जब तक वो पे नहीं कर पाएगा, अगर वो डेट में चला गया दैट इज सिंपली वो इंसॉल्वेंट है। और अगर वो जब तक वो उस डेट को पे नहीं कर पाएगा तब तक वो अनडिस्चार्ज्ड ही रहेगा, और इस बेसिस पे भी वो क्या डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसको। और थर्ड वन इज दैट इज इफ ही वॉलंटरली गिव अप सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजनशिप। अगर वो वॉलंटरी क्या सिटीजनशिप क्या गिव अप कर रहा है, इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर रहा है, या किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप को क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है, फॉरेन सिटीजनशिप अगर वो एक्वायर करता है तो इन ग्राउंड्स पर भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। उसके बाद और कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस है। डिस्क्वालिफिकेशंस provided by parliament in सैम एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसमें एक लंबी लिस्ट है डिस्क्वालिफिकेशंस की, वो सब चीज़ें आपको हमें डिस्कस नहीं करनी है। तो अगर वो उन किसी डिस्क्वालिफिकेशंस, कोई भी आदमी अगर कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर अगर वो उस क्राइटेरिया में फॉल करता है, उन डिस्क्वालिफिकेशन में फॉल करता है, तो उसको भी
क्या किया जा सकता है, हाउस से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है या इलेक्शन से ही डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है. दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ विच अ मेंबर on the grounds of which a member can be disqualified for being chosen as a member or for being a member of the state legislative assembly. तो और एक डिस्क्वालिफिकेशन जो आपको मैंने इससे पहले भी बहुत पढ़ा, दैट मीन्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन ग्राउंड्स. डिफेक्शन ग्राउंड्स पर भी इसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है. डिफेक्शन ग्राउंड्स पर किसी भी मेंबर को, इन दिस केस ये इलेक्शन से पहले ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं है. ये खाली इलेक्शन के बाद जब एक मेंबर को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है. इलेक्शन के बाद जब वो मेंबर बन जाता है हाउस का, उसके बाद ये वाला ग्राउंड जो है अप्लाई हो जाता है. तो इस टाइम इसको छोड़ के, इस वाले डिस्क्वालिफिकेशन को छोड़ के, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन गवर्नर डिसाइड करता है इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन. और ये वाली डिस्क्वालिफिकेशन कौन, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा उस हाउस का, जिसका मेंबर डिफेक्ट कर लेता है, जिसका मेंबर डिफेक्टर बन जाता है, तो वही डिसाइड कर लेता है. अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली तो स्पीकर कर लेगा, अगर वो लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो चेयरमैन कर लेगा. दीज आर द डिस्क्वालिफिकेशंस जो हमें पढ़नी थी. अब जो है डिस्क्वालिफिकेशंस के बाद अब हम देखेंगे वैकेंसीज किस तरह से क्रिएट की जाती है. वैकेंसी हाउस में किस तरह से वैकेंसी क्रिएट की जाती है, लेजिस्लेटिव असेंबली में किस तरह से वैकेंसी क्रिएट की जाती है. फर्स्टली इज डिस्क्वालिफिकेशन. यही डिस्क्वालिफिकेशंस के ग्राउंड्स पे अगर ये कोई भी पर्सन इफ ही और शी इज सब्जेक्टेड टू एनी ऑफ दीज डिस्क्वालिफिकेशंस हिज और हर सीट is vacated in the house. That means इन disqualifications के बेसिस पे उसकी सीट क्या हो जाती है, वैकेट हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली में. और सेकंड इज ड्यूअल मेंबरशिप के बेसिस पे अगर बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, और किसी पर्सन को, किसी कैंडिडेट को दोनों हाउसेस के लिए इलेक्ट किया गया, उसकी सीट एक हाउस में वैकेट होगी. सेकेंड रिजाइग्नेशन. और उसकी सीट एक हाउस में, यहां पर आपने देखा कि उसकी सीट एक हाउस में क्या होगी, वैकेट होगी. किस हाउस में होगी, किस में नहीं होगी, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. वो स्टेट लेजिस्लेचर ही डिटरमाइन करता है, नॉट कि हमें वैसे वहां पर पता था कि उसकी सीट किसमें, राज्यसभा में. इनके सब राज्यसभा में उसकी सीट, अगर ऐसा होता किसी बंदे को लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्ट किया जाता, उसकी सीट राज्यसभा में वैकेट होती थी. अगर वो विद इन 40 डेज या 10 डेज में वो इंटिमेट नहीं करता था मुझे कौन सी सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है. इट विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर. तो रिजाइग्नेशन है, अगर उसको क्या करना होगा, तो अगर उसने रिजाइन किया अपनी सीट से, और ये रिजाइनेशन किसको टेंडर कर सकता है, he has to tender his resignation to the speaker or that means presiding officer, simply we can see. हाँ, in this case speaker, obviously speaker उसको रिजाइन करना, और रिजाइनेशन गवर्नर को नहीं कर सकता, उसको गवर्नर को नहीं करना है, इसको किसको रिजाइन करना है, स्पीकर को रिजाइन करना है. वो नेक्स्ट जो रास्ता है दैट इज द एब्सेंस 60 डेज के लिए. अगर वो कंसेक्टिवली 60 डेज, लगातार 60 डेज के लिए क्या एब्सेंट रहता है हाउस में, विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस, हिज सीट इन द हाउस इज वैकेटेड. और उसके बाद देयर आर सर्टेन अदर केसेस जिनके थ्रू उसकी सीट क्या की जाती है, वैकेट की जाती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल वाइड इलेक्शंस. अगर उसके इलेक्शंस वाइड करार दिए गए किसी कोर्ट ने, तो उसकी सीट क्या वैकेट हो जाती है. और सेकंड एक्सपेल्ड बाय हाउस. अगर उसको हाउस एक्सपेल करता है, अगर उसको हाउस ने क्या किया, एक्सपेल किया, तो उसकी सीट क्या होगी, वैकेट होगी. और जो फोर्थ केस elected as president, vice
वाइस प्रेसिडेंट। अगर उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया और कोई बंदा है या कोई मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, उसकी सीट इलेक्ट किया गया, उसकी सीट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में है वो वैकेट होगी। अगर उसको वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया तो उसकी सीट क्या होगी, उसकी सीट वैकेट होगी, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिमिलरली अगर उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है, अगर उसको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है तो उस टाइम उसकी सीट क्या होगी, उसकी सीट क्या होगी, वैकेट होगी, किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में वैकेट होगी, इसकी सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में वैकेट होगी। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेजाइडिंग अफसर पढ़ना है, उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यही चीजें पढ़ेंगे। यही चीजें किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो बाई कैमरा लेजिस्लेचर होगा उसमें तो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव असेंबली को, सेकंड क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलग अलग नाम जो है वो मैंने आपको बोला है, क्या क्या है, दैट इज सेकंड चेंबर, और क्या है अपर हाउस, और क्या है विधान परिषद, और क्या है हाउस ऑफ एल्डर्स। हाउस ऑफ एल्डर्स इसके नाम है। इसमें पहले इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड पीपल होते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया, दैट इज 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है उसी का 1/3, उसी टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। जो मिनिमम है दैट इज 40, मिनिमम क्या होगा 40, मिनिमम 40 होगी, 40 इज अ मिनिमम स्ट्रेंथ। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है दैट इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, और सीट्स किस तरह से एलोकेट की जाती है, सीट्स एलोकेशन पढ़ाया है मैंने। सीट्स किस तरह से एलोकेट की जाती है, 1/3 जो है इलेक्टेड बाय local bodies, elected by local bodies like municipalities, district boards, local bodies like municipalities, district boards, or 1/12 is elected by graduates who reside in the state, graduates और फिर से 1/12 teachers, 1/12 are elected by the teachers residing in the state, but their standard should not be lower than the secondary school level, or 1/3 are elected by the members of the state legislative assembly, but from those members are elected by the members of the state legislative assembly, but not among the members. हाँ यही कर लेते हैं, लेकिन उनमें से नहीं जो ऑलरेडी किसके मेंबर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं। हाँ ये कर सकते हैं, आउटसाइड कर सकते हैं। जो पार्टी के बाकी मेंबर्स हैं, जो असेंबली के मेंबर्स नहीं है, जो पार्टी के मेंबर्स होंगे, पार्टीज के मेंबर्स होंगे, लेकिन वो किसके मेंबर्स नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स नहीं है, उन्हीं में से उनको इलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी इलेक्ट हुआ होगा किसमें, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो फिर उसी को लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी भेजेंगे, नहीं, किसी और को, लेकिन हर राइट इन्हीं को मिला, यही इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पर्सन्स अदर देन द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। वो जो रिमेनिंग है दैट मींस 1/6 उनको नॉमिनेट किया जाता है। वो नॉमिनेट कौन करता है, गवर्नर, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। एंड यू नो किनको नॉमिनेट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हर किसी को नॉमिनेट किया जाएगा, नहीं, उसी को नॉमिनेट किया जाएगा जिसके पास वो क्राइटेरिया है, मीन्स कि ही और शी शुड हैव द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, एंड हियर इन केस ऑफ स्टेट
इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो द कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात मैंने राज्यसभा में नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात मैंने की कि यहाँ पर कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी क्या होना चाहिए, उसके एक्सपीरियंस होनी चाहिए। लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंसेस, सोशल सर्विसेज एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट, उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है, उन्हीं को नॉमिनेट किया जाता है। और जब ये सब चीज़ें कि ये जो फॉर्मूलाज, ये जो प्रोसीजर, ये जो स्ट्रैटेजी कॉन्स्टिट्यूशन ने डेवलप की है, इस तरह से इस तरह से लोगों को इलेक्ट करने का किसमें, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने दिया है, एक टेंटेटिव शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। पार्लियामेंट इसको ऑल्टर भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है, अभी तक नहीं किया लेकिन कर सकता है, पावर है पार्लियामेंट के पास। अब जब इनको इलेक्ट किया गया, हाउस में जाने से पहले इनको क्या करना होगा, ओथ सब्सक्राइब करना होगा, और वो ओथ सब्सक्राइब कौन कर लेगा, यही गवर्नर कर लेगा, या वो पर्सन जिसको गवर्नर ने अपॉइंट किया होगा। अगर ये नहीं करेंगे, वही फेट इनकी भी होगी जो मैंने अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की बोली, या जो मैंने राज्यसभा के मेंबर्स का बोला, या जो लोकसभा के मेंबर्स है, सेम के लिए प्रोसीजर सेम ही है, हर के लिए प्रोसीजर सेम ही है। और क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिफिकेशंस भी सेम है, थोड़ा कुछ डिफरेंस है। जैसे कि असेंबली के लिए मैंने क्या बोला कि 25 इयर्स की एज होनी चाहिए, यहाँ पे मोर देन 35 इयर्स की एज होनी, 30 इयर्स की एज होनी चाहिए। बाकी ओथ भी उसको ऐसे कंडक्ट करना होगा। तो पार्लियामेंट्री ओथ भी इलेक्शन कमीशन किसी पर्सन के सामने सिटीजन भी होना चाहिए। और बाकी जो पार्लियामेंट ने जो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड किया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, वो भी अप्लाई हो रही है। फॉर एग्जांपल, इलेक्टर फॉर एनी टेरिटोरियल और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट, हाँ वो इलेक्टर होना चाहिए। हियर इज द, यहाँ पर अगर देखोगे केस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में अगर किसी स्टेट से किसी भी बंदे को क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, वो उसके लिए जरूर नहीं वो स्टेट का सिटीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो स्टेट का सिटीजन जरूर होना चाहिए। इवन इतना ही खाली उतना ही नहीं, वो क्या किसी भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी या असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्टर होना चाहिए। और बाकी जो रिजर्वेशन का सिलसिला यहाँ पे नहीं है, रिजर्वेशन का सिलसिला यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन नॉमिनेशन के लिए मस्ट फॉलो द क्राइटेरिया। मस्ट possess the qualities. Must possess the qualities are, we can simply say, are criteria for to be eligible for governor's nomination, और उसको गवर्नर्स नॉमिनेशन के लिए रेडी होना, तो उसके पास वो क्राइटेरिया, वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो मैंने अभी बोला, तो जाके उसको गवर्नर क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है। फिर डिस्क्वालिफिकेशन, इनके लिए भी सेम डिस्क्वालिफिकेशन है। डिस्क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं है, जैसे कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। सिमिलरली अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। तो सिटीजनशिप अगर इसने रिनाउंस की, अगर इसने गिव अप की सिटीजनशिप, तो भी वो भी क्राइटेरिया बन जाता है डिस्क्वालिफिकेशंस के लिए। सेकंड इज दैट मींस अगर इसने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप अगर की, वो भी है डिस्क्वालिफिकेशंस। पार्लियामेंट ने जो प्रोवाइड की है, प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, वो भी है। और डिफेक्शन ग्राउंड्स भी यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो डिफेक्शन ये वाले डिस्क्वालिफिकेशन ये कौन डिसाइड कर लेगा, ये डिसाइड गवर्नर कर लेगा इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। लेकिन इन दिस केस ये जो ग्राउंड है, इस पर अगर डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करनी होगी, वो चेयरमैन कर लेगा। वो कौन कर लेगा, चेयरमैन। और वैकेंसी किस तरह से क्रिएट हो जाती है, सिमिलर वे से वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन, ड्यूअल मेंबरशिप, रिजाइग्नेशन, एब्सेंस। लेकिन इस टाइम अगर इसको क्या करना है, रिजाइन करना होगा, तो किसको करना होगा, चेयरमैन को करना होगा। किसको करना होगा, चेयरमैन को करना होगा। और एब्सेंस अगर 60 डेज के लिए रहता है तो सीट वैकेट होगी। बाकी अदर केस में इलेक्शन अगर वाइड इलेक्शन, एक्सपेल्ड बाय हाउस इफ इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर ये चीजें अगर है तो उसकी क्या होगी, सीट वैकेट होगी।
उसकी सीट वैकेट होगी। मुझे उम्मीद है कि सब आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड आप प्लीज़ पूछेगा। थैंक यू।